अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंसेक्ट्स डिस्कस करेंगे, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है। लेकिन इंसेक्ट्स को डिस्कस करने से पहले हम जो मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंसेक्ट्स डिस्कशन करने से पहले हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, कि ये इन्फ्लेमेशन किस तरह बनती है और इसके फिर जो है एडवर्स इफेक्ट क्या होती है। तो फिर इसके बाद हम इंसेक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो इन्फ्लेमेशन जो है, इन्फ्लेमेशन inflammation is a normal protective response to tissues injury caused by physical trauma, noxious chemicals, or microbiological agents. Inflammation is the body effort to inactivate or destroy invading organisms, remove irritants, and set the stage for tissue repair. असल में ये तो बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है कि जो फॉरन बॉडी आया है कि इसको एलिमिनेट करे। लेकिन डेफिनेटली जो है जब वो इसको एलिमिनेट एलिमिनेट करेंगे तो स्वेलिंग्स वगैरह जो है वो इसके साथ डेवलप होती है। So when healing is complete, the inflammatory process usually subsides. However, inappropriate activation of our immune system can result inflammation. ठीक है। और जितनी भी इन्फ्लेमेशन है तो सब में जो है इनअप्रोप्रिएट एक्टिवेशन होती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फॉरेन पार्टिकल को एलिमिनेट करने के लिए फॉर एग्जांपल 5 मैक्रोफेजेस के 5 इंटरल्यूकिन की जरूरत होती है ना, तो 5 के बजाय अगर 10 एक्टिवेट हो जाए, रिलीज हो जाए, तो फिर वो लीड करेगा इन्फ्लेमेशन को। तो WBC activation lead to stimulation of T lymphocytes, which will recruit and activate monocytes and macrophages. These cells secrete pro-inflammatory cytokines, including tumor necrosis factor, TNF-alpha, histamine, and interleukin. The release of cytokines will then cause increased cellular infiltration into the endothelium due to release of histamines, kinins, and vasodilatory prostaglandins. Increased production of C-reactive protein by hepatocytes, a marker for inflammation. Increased production and release of proteolytic enzymes, mean collagenase and metalloproteinases. Systemic manifestation in which organs such as the heart, lungs, and liver are adversely affected. तो जब ये सब चीजें रिलीज होती है, असल में ये तो अगेंस्ट दी जो है फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी जो है वो रिलीज होती है। लेकिन इसके साथ जब ये रिलीज होती है तो जो डिफ्यूजन है वो बढ़ जाती है। तो जहां पर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जहां पर वो ट्रॉमा हुई हुई होती है ना, तो ड्यू टू इंक्रीज जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो सिक्रीशन, वहां पर अकोमोलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड्स आते हैं और वो फिर एज अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है हमें शो होता है। ठीक है। दिस डिफेंसिव रिएक्शन विल कॉज प्रोग्रेसिव टिश्यू इंजरी। तो रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ठीक है, एज अ लोकल मीडिएटर्स। तो और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का ये जो रूल्स है ना, तो इसमें हम जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का जो रूल्स है ना, तो वो ये है कि prostaglandin and related compounds are produced in minute quantity by virtually all tissues। ठीक है। असल में ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकली भी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि बॉडी की जो कुछ फंक्शन इस तरह है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के थ्रू जो है वो इनिशिएट होती है। ठीक है। तो ये जो है वो माइन्यूट अमाउंट में तो वैसे जो है वो प्रोड्यूस होती है। They generally act locally on the tissue in which they are synthesized, and they are rapidly metabolized to inactive products at their site of actions. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो है वो किडनी में प्रोड्यूस हो जाए तो वहां पर ही जो है मेटाबोलाइज होते हैं। इसी तरह अगर स्टमक में प्रोड्यूस हो जाए तो स्टमक में भी मेटाबोलाइज होते हैं, वहां पर बॉडी में जो है वो सर्कुलेशन में नहीं आते, जो माइन्यूट क्वांटिटी होती है। लेकिन जब जो है ये सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स किस जो है मैकेनिज्म क्या है, तो एराकिडोनिक एसिड इज द प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड रिलेटेड कंपाउंड्स है। Free arachidonic acid is released from tissue phospholipids by the action of phospholipase A2 and other acyl hydrolases via a process controlled by hormones and other stimuli। ठीक है।
तो ये जो सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन है तो इसका टू मेजर पाथवे है, एक साइक्लो एक्सीजिनेस है एंड दूसरा लिपो एक्सीजिनेस। ठीक है। और जो ये जो एराकिडोनिक एसिड है ये मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है ना, तो जो फॉस्फोलिपिड्स है ये उससे बनते हैं। ठीक है। तो जब कोई ट्रामा वगैरह आता है तो फिर जो है सेल मेम्ब्रेन की जो फॉस्फोलिपिड्स है वो कन्वर्ट होती है एराकिडोनिक एसिड, और एराकिडोनिक एसिड फिर प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट होते हैं और इन्फ्लेमेटरी पाथवे जो है वो इनिशिएट हो जाती है। तो साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे में क्या क्या होता है कि द प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन, तो द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन एंड, तो जो साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे है ना, तो द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स आर सिंथेसाइज्ड वाया द साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे। टू फॉर्म्स ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, एक को हम कहते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 इज रिस्पांसिबल फॉर द फिजियोलॉजिक प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टेनॉइड्स, एंड साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 causes the elevated production of prostanoids that occur in site of chronic disease and inflammation। अब ये कॉक्स 1 जो है ये बॉडी में तो जो है फिजियोलॉजिकली होता है, क्योंकि बॉडी में जो है वो बॉडी के कुछ फंक्शंस को जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जरूरत होती है। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथ 1 पाथवे के थ्रू वो तो बनते हैं नॉर्मली भी विदाउट एनी इन्फेक्शन, विदाउट एनी जो है वो ट्रामा। लेकिन जब ट्रामा वगैरह होती है तो साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 के साथ साथ साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 जो है वो पाथवे इनिशिएट होती है, और ये फिर जाके इन्फ्लेमेशन वगैरह कस करती है। तो cyclooxygenase 1 regulates normal cellular process such as gastric cytoprotection, vascular homeostasis, platelet aggregation, and reproductive and kidney functions. So cyclooxygenase 2 is expressed in tissues such as the brain, kidney, and bone. Its expression increased during state of chronic inflammation. Another distinguishing characteristic of COX-2 is that its expression is induced by inflammatory mediators like TNF-alpha and interleukin, but can also be pharmacologically inhibited by glucocorticoids। अब जो एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ना, तो द रिलीज ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 फ्रॉम प्लेटलेट ड्यूरिंग टिश्यू इंजरी ट्रिगर्स द रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू प्लेटलेट फॉर एग्रीगेशन एज वेल एज लोकल वेजोकंस्ट्रिक्टर। ये थ्रोम्बोक्सिन भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स है जो रिक्रूटमेंट ऑफ द प्लेटलेट सेल्स करते हैं। ठीक है। मीन की जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो भी थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। Prostacyclin PGI2 produced by endothelial cells has opposite effect, inhibiting platelet aggregation and reducing vasodilation, regulate acid secretion and mucus production in the gastrointestinal tract, uterine contraction and renal blood। तो ये तो नॉर्मल जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन है जो बॉडी में हर टाइम जो है वो इनिशिएट होती है। ये पाथवे भी आप लोग देख सकते हैं कि साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे जो कॉक्स 1 जीन ट्रांसक्रिप्शन है ना, तो वो मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, फिर वो जाके प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। और कॉक्स 2 जनरेशन जो ट्रांसक्रिप्शन है तो ये जो है किस वजह से इंड्यूस होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, जिस तरह आप लोगों ने ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी पढ़ा होगा, इंजरी की वजह से, इस्कीमिया की वजह से, सीजर्स की वजह से, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज की वजह से, और फिर जो है ये लीड करता है वो मैसेंजर आरएनए बनते हैं और वो फिर लीड करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन। यहाँ पर ग्लूकोकार्टिकाइड्स मीन जो स्टीरॉइड्स है ना, तो स्टीरॉइड्स इस पाथवे को ब्लॉक करते हैं। अगर हम पेशेंट को स्टीरॉइड्स दे दें तो ये चीज प्रेजेंट होगी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंजरी वगैरह, लेकिन वो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी क्योंकि ये पाथवे पर जो है वो ब्लॉक होती है। दूसरी जो साइक्लोऑक्सीजिनेज के पाथवे है ना, तो मेम्ब्रेन पास पोलिपेट्स है सेल मेम्ब्रेन, जब स्ट्रेस वगैरह आती है या वैसी नॉर्मल बॉडी को नीड होती है तो एराकिडोनिक एसिड बनते हैं, और फिर एराकिडोनिक एसिड जो है अगर कोई ट्रामा वगैरह इंजरी नहीं है तो कॉक्स 1 पाथवे इनिशिएट होती है, और फिर वो कॉक्स 1 जाके प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं और फिर वो बॉडी की नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करते हैं जी, जिस तरह जीआई प्रोटेक्शन का, ठीक है, रीनल जो है वो प्रोटेक्शन, ये सब होती है। और लेकिन जब कोई ट्रामा वगैरह आती है ना, तो फिर ये कॉक्स 2 जो है वो पाथवे इनिशिएट होती है और इस पाथवे में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं, लेकिन ये पाथवे जाके फिर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो जो एनसेड्स होते हैं तो एनसेड ये कॉक्स 1 पाथवे को भी ब्लॉक करते हैं और कॉक्स 2 को भी ब्लॉक करते हैं।
लेकिन जो सेलेक्टिव कक्स-2 इनहिबिटर्स हम देते हैं ना ड्रग्स, तो ये जाके ओनली जो है वो कक्स-2 पाथवे को ब्लॉक करते हैं, मीन की इन्फ्लेमेशन वगैरह को ब्लॉक करते हैं, और साथ में जो बेनिफिशियल पाथवे है कक्स-1 इसको ब्लॉक नहीं करते। तो बॉडी की नॉर्मल बेनिफिशियल फंक्शन वो जो है वो कंटिन्यू रखती है। सेकंड जो पाथवे है लिपोक्सिजिनेस पाथवे, तो इसमें भी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो है वो एराकिडोनिक एसिड, और फिर एराकिडोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ 5 लिपोक्सिजिनेस कन्वर्ट होते हैं ल्यूकोट्राइएंस, और ये ल्यूकोट्राइएंस जो है वो ये केमोटेक्टिक एजेंट है, और फिर ये जो है टिकेमोटेक्सिस ऑफ डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूल सेल्स को करते हैं। ठीक है, तो ये है पाथवे कक्स-1 कक्स-2 साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे एंड लिपोक्सिजिनेस पाथवे। अब जो एनसेड्स आते हैं ना, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो कक्स-1 एंड कक्स-2 पाथवे को ब्लॉक करते हैं, तो इसमें एस्पिरिन है, सिलिकॉक्सिब है, डिक्लोफेनिक है, डाइफ्लूनिसॉल है, इटोडुलेक है, फिनामेट्स है, इसमें मिक्लोफिनमेट आते हैं, फेनोप्रोपिन है, प्लर्बिप्रोपिन है, आइबोप्रोपिन है, इंडोमिथसिन है, केट्रोलेक है, केटोप्रोपिन है, ठीक है, मिलाक्सिकेम है, मिथाइल सैलिसाइक्लेट है, नेबोमेटोन है, नोप्रोक्सीन हो गई, अक्सोप्रोक्सीन हो गई, ठीक है, फिर ऑक्सीकेम है, सुलिंडेक हो गई, ठीक है, और साथ में टोलमेटीन, ये सब जो है इंसेड्स में आते हैं। और अदर एनर्जेसिक्स में जो है वो एसिटामिनोफेन आते हैं जो पैरासीटामोल है। तो सबसे पहले हम जो है वो एस्पिरिन से स्टार्ट लेंगे। तो एस्पिरिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो एस्पिरिन इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड which has anti-inflammatory, antipyretic and analgesic effects. The antipyretic and anti-inflammatory effects of salicylate are due primarily due to blockade of prostaglandin synthesis at the thermoregulatory center in the hypothalamus and at peripheral target site. ठीक है, ये वही है कि प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को ब्लॉक करती है, मीन कॉक्स-2 एंड कॉक्स-1 पाथवे दोनों को ब्लॉक करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है कि फर्दरमोर बाय डिक्रीजिंग प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस सैलिसाइक्लेट आल्सो प्रिवेंट द सेंसिटाइजेशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स टू बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई। तो डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द पेन रिसेप्टर भी ये करते हैं। एस्पिरिन में आल्सो डिप्रेस पेन स्टिमुलाई एट सबकॉर्टिकल साइट्स, मेन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस में। एस्पिरिन का जो एक्शन है, तो एनर्जेसिक एक्शन इसका, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक, तीनों एक्शन इसका है। इंक्रीज एल्वुलर वेंटिलेशन ड्यू टू एलिवेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एस्पिरिन की मेटाबॉलिज्म या जो है एस्पिरिन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली जब बॉडी इसको एलिमिनेट करेगा तो एल्वुलर वेंटिलेशन मीन की रिस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी। इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंड डिमिनिश म्यूकस प्रोटेक्शन। Decrease in thromboxane A2 production. Platelet aggregation is reduced, producing an antiplatelet effect with a prolonged bleeding time. Decrease in synthesis of prostaglandin can result in retention of sodium and water and may cause edema and hyperkalemia. एडवर्स इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं? जीआई इरिटेशन, डेफिनेटली जब म्यूकस की प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। इसी तरह ब्लड में जो है वो ब्लड ब्लड थिन होती है, ठीक है, तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होती है, और इसी तरह हाइपर सेंसिटिविटी भी इसका है। फार्माकोकाइनेटिक इसका क्या है कि ये ओरल फॉर्म में भी आते हैं और ये क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। ये मैकेनिज्म आप लोग देख सकते हैं कि डिजीज स्टेट्स लीडिंग टू इंक्रीज वेजोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। तो जब रीनल डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं, या सिरोसिस, नेफ्रोसिस, हार्ट फेलियर, डाययूरेटिक्स हम पेशेंट को देते हैं, तो रीनल डिजीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज में जो रीनल ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन सिरोसिस, नेफ्रोसिस, डाययूरेटिक्स, हार्ट फेलियर में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, और दोनों लीड करता है इंक्रीज वेजोकंस्ट्रिक्टर्स। और जो एंजियोटेंसिन 2 है, केटोकोलामाइंस है, वेजोप्रेसिन है ना, इसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब अगर हम पेशेंट को जो है वो कोई एनसेड की ट्रीटमेंट नहीं करते, तो क्या होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नॉर्मली एंटागोनाइज इंट्रारीनल इफेक्ट, और साथ में जो है आप वेजोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है, तो नॉर्मली वो वेजोकंस्ट्रिक्टर नॉर्मली बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, और वो जो है वेजोकंस्ट्रिक्टर को जो है अपोज करते हैं, मीन कि वही विजल जो है वो डायलेट रखते हैं। लेकिन जब पेशेंट को हम इंसेड्स देते हैं, तो इंसेड्स में क्या होते हैं कि इंसेड तो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होंगे ना, तो वेजोकंस्ट्रिक्शन को, तो वो परसेंटेज रहेगी।
तो NSAID inhibit prostaglandin synthesis leaving action of vasoconstrictor unopposed। ठीक है, तो ये एक्शन हो गई NSAIDs का और विदाउट NSAIDs। सेकंड क्लास जो है वो प्रोपेनिक एसिड डेरिवेटिव्स है। तो आइबोप्रोपेन, नेप्रोक्सिन, फेनोप्रोपेन, कीटोप्रोपेन, प्लर्बिप्रोपेन एंड ऑक्साप्रोजिन, ये सब जो है प्रोपेनिक एसिड के डेरिवेटिव्स की क्लास में आते हैं। causes anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activity, accepted in the chronic treatment of rheumatoid arthritis and osteoarthritis because their GI effects are generally less intense than those of aspirin। मीन कि ये स्टमक डिस्टर्बेंसेस कम काज करते हैं अगर हम एस्पिरिन के साथ कंपेयर कर ले। All are well absorbed on oral administration and are almost totally bound to serum albumin. They undergo hepatic metabolism and are excreted by the kidney. Adverse effects are GI, ranging from dyspepsia to bleeding. Side effects are headache and dizziness। ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स में जो है वो पिरोक्सिकेम एंड मेलोक्सिकेम आते हैं, आर यूज्ड टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोलिटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। They have long half-lives which permit once daily administration. Metabolites are renally excreted in the urine. Meloxicam inhibit both COX-1 and COX-2 with preferential binding for COX-2 and at low to moderate doses show less GI irritation than piroxicam. Meloxicam excretion is predominantly in the form of metabolites and occurs equally in urine and feces। Pinamates group में जो है mepinamic acid and meclopinamate have no advantages over other NSAIDs as anti-inflammatory agents। Their side effects such as diarrhea can be severe and they are associated with inflammation of the bowel। ठीक है, cases of hemolytic anemia have been reported। हेट्रोएराइल एसिटिक एसिड में डिक्लोफेनिक आते हैं। डिक्लोफेनिक आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलोलिटिस। An ophthalmic preparation is also available of the diclofenac। Diclofenac accumulates in synovial fluid and the primary route of excretion for the drug and its metabolites is the kidney। Ketorolac जो है is a potent analgesic but has moderate anti-inflammatory effects। Ketorolac undergoes hepatic metabolism and the drug and its metabolites are eliminated via urine। Ketorolac can cause fatal peptic ulcer as well as GI bleeding and perforation of the stomach or intestine। Celecoxib जो है ये selective COX-2 inhibitor है। ठीक है, तो celecoxib is significantly more selective for inhibition of COX-2 than of COX-1। This selectivity against COX-2 provide a therapeutic advantages over non-selective COX inhibitor, allowing the proper management of chronic inflammatory conditions। Celecoxib is approved for treatment of rheumatoid arthritis and osteoarthritis। Celecoxib has both similar efficacy to NSAID in the treatment of pain. However, this benefit is lost when aspirin is added to celecoxib therapy। अब जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंसेट्स है ना, तो ये जो है थेराप्यूटिक डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलेक्टेड इंसेट्स। तो इसमें जो सैलिसाइलेट्स है, मीन के एस्पिरिन है और एंडोमेथसिन है, तो ये जो है अपर जीआई डिस्टर्बेंसेस का करते हैं। जो डिप्लोनिसाल है, ठीक है, तो नो एंटीपायरेटिक इफेक्ट इसका है। ये जो एंडोमेथसिन है ना, तो ये वेरी पोटेंट, शुड बी यूज ओनली आफ्टर लेस टॉक्सिक एजेंट प्रूवन इनफेक्टिव। और ये चूंकि सीएनएस डिस्टर्बेंसेस और कॉमन सीएनएस डिस्टर्बेंसेस का करते हैं। इसके अलावा जो सिलिकॉक्सिब है ना, तो पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड स्ट्रोक्स। इसी तरह जो एडवांटेजेस ऑफ द इंसेट्स है, तो जो एस्पिरिन है तो ये लो कॉस्ट, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेफ्टी। डिप्लोनिसाल जो है लिस जीआई इरिटेशन देन एस्पिरिन है। इसी तरह जो है एंडोमेथसिन एंड सुलिनिडेक जो ग्रुप है ना एसिटिक एसिड, तो इसका लॉन्ग हाफ लाइफ है, परमिट डेली और ट्वाइस डेली डोजिंग है। ठीक है, प्रोपेनिक एसिड का जो डेरिवेटिव्स है ये सब आइबोप्रोपेन हो गई, प्लर्बिप्रोपेन हो गई, ठीक है, नेप्रोक्सिन, तो लोअर टॉक्सिसिटी एंड बेटर एक्सेप्टेंस इन सम पेशेंट्स। नेप्रोक्सिन इज कंसिडर्ड बाय सम एक्सपर्ट्स एज वन ऑफ द सेफेस्ट इंसेट्स। ठीक है, इसी तरह ये पिरोक्सिकेम एंड मेलोक्सिकेम का भी वही इफेक्ट है जो इंडोमेथसिन ग्रुप्स की थी, मीन की लॉन्ग हाफ लाइफ, परमिट डेली और ट्वाइस डेली डोजिंग।
सिलिकॉक्सिब का जो बेनिफिट है तो एडवांटेजेस है तो लेस जीआई इरिटेशन देन एस्पिरिन। एसिटामिनोफेन है या फिर एसिटामोल है, तो एसिटामिनोफेन इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इन द सीएनएस। ठीक है, दिस एक्सप्लेन इट्स एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज। Acetaminophen has less effect on cyclooxygenase in peripheral tissues, which account for its weak anti-inflammatory activity। असल में ये मेनली जो है एंटीपायरेटिक है, इसका इफेक्ट ज्यादातर सीएनएस पर है, पेरिफेरी में नहीं है। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन को कम रिड्यूस करती है, लेकिन जो फीवर है तो एंटीपायरेटिक एक्टिविटी इसका ज्यादा है। एसिटामिनोफेन डज नॉट अफेक्ट प्लेटलेट फंक्शन और इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसकी होती है, और साथ में क्या है कि डिक्रीज ग्लूटाथायोन इन लीवर, क्योंकि ये जो है हेपेटिक टॉक्सिसिटी काज करती है। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू।